गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में डिस्कस किया था। हमने अपनी यूनिट स्टार्ट की थी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। स्टूडेंट्स, हमने सेंटर ऑफ मास के बारे में भी डिस्कस किया कि सेंटर ऑफ मास किसी भी बॉडी के ऊपर वो एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है। अगर मैं इंडिविजुअल पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाने की बजाय उस एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर अगर फोर्स लगाता हूँ तो पूरी बॉडी मूव करती है। उस बॉडी का हर पार्टिकल के ऊपर इक्वल इफेक्ट होता है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट को हम बोलते हैं बॉडी का सेंटर ऑफ मास। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। अगर हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर सिर्फ दो ही पार्टिकल हैं, तो उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसके क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए हम सपोज करते हैं, लेट अस सपोज वी हैव अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। लेट अस टेक अ सिस्टम हैविंग टू पार्टिकल्स लोकेटेड एट पॉइंट ए एंड बी। हमारे पास ये जो सिस्टम है स्टूडेंट्स, इसके अंदर दो ही पार्टिकल्स हैं। एक पार्टिकल ए पॉइंट पे रखा हुआ है, दूसरा पार्टिकल पॉइंट बी पे रखा हुआ है। अब लेट अस सपोज दैट m1 be the mass of particle A and m2 be the mass of particle B। जो पार्टिकल A है उसका मास है m1, जो पार्टिकल B है उसका मास है m2। अब स्टूडेंट्स, ये जो पार्टिकल्स हैं, ओरिजिन से इनकी पोजीशन बताने के लिए मुझे दो पोजीशन वेक्टर चाहिए। लेट वेक्टर OA, लेट वेक्टर OA be the position vector which tells the position of point A from the origin, and let vector OB be another position vector which tells the position of point B। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर R1 और वेक्टर R2 ऐसे दो पोजीशन वेक्टर्स हैं जो मुझे पॉइंट A और पॉइंट B की पोजीशन बताते हैं फ्रॉम द ओरिजिन। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट वेक्टर OA इक्वल टू वेक्टर R1, वेक्टर OA इक्वल टू वेक्टर R1 एंड वेक्टर OB equal to vector R2. So you can say that vector R1 and vector R2 are the two position vectors giving us the positions of point A and B respectively. अब students, join these two particles with a line. Let us suppose that this point C be द सेंटर ऑफ मास दिस टू पार्टिकल सिस्टम। हमने ये सपोज किया है कि ये जो पॉइंट C है, ये इस टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। यानी कि ये जो लाइन इन दो पार्टिकल्स को आपस में ज्वाइन करती है, जो सेंटर ऑफ मास है वो उसी लाइन के ऊपर कहीं ना कहीं लाई करता है। ये हमने सपोज किया है। अब स्टूडेंट्स, इस पॉइंट की भी ओरिजिन से कोई ना कोई पोजीशन जरूर होगी, तो हम सपोज करते हैं that vector R be the position vector of point C। हमने ये मान लिया है कि ये जो पॉइंट C है ये AB लाइन के ऊपर है, और ये इस टू पार्टिकल सिस्टम का, ये जो दो पार्टिकल सिस्टम है हमारे पास A और B, ये इस टू पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। अब जब सेंटर ऑफ मास है तो हमें उसकी पोजीशन भी पता होनी चाहिए। तो हमने मान लिया ये जो कैपिटल R है ये एक पोजीशन वेक्टर है जो हमें इस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताता है फ्रॉम द ओरिजिन। देन वेक्टर OC विल बी वेक्टर R। तो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक क्या डिस्कस किया है कि हमारे पास एक टू पार्टिकल सिस्टम है। सबसे पहले हमने एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया XYZ, उसके बाद हमने एक टू पार्टिकल सिस्टम लिया हैविंग टू पार्टिकल्स A एंड B विद देयर मासेस m1 एंड m2। अब
ओरिजिन से मुझे दोनों ही पार्टिकल्स की पोजीशन बतानी पड़ेगी। उसके लिए मुझे दो पोजीशन वेक्टर चाहिए, वेक्टर r1 be the position vector of point A and vector r2 be the position vector of point B. Join AB, let C be the point where we suppose that C is the center of mass of this टू पार्टिकल सिस्टम। हम सपोज करते हैं कि जो C पॉइंट है यहीं पे इस दो पार्टिकल सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है। तो स्टूडेंट्स हमें पॉइंट C का पोजीशन वेक्टर भी पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक अनदर पोजीशन वेक्टर लेंगे, वेक्टर R फ्रॉम द ओरिजिन, जो हमें बताएगा द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस टू पार्टिकल सिस्टम। तो स्टूडेंट्स इसे एक बार नोट कीजिए। ओके, लेट अस स्टार्ट। अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम आगे प्रोसीड करते हैं। स्टूडेंट्स हम सपोज करते हैं लेट वेक्टर v1 एंड वेक्टर v2 बी द वेलोसिटीज ऑफ पार्टिकल A एंड पार्टिकल B। हम ये मान लेते हैं कि जो मास m1 है उसकी वेलोसिटी है v1 और जो मास m2 है इसकी वेलोसिटी है v2। और दूसरा स्टूडेंट्स हम ये मानते हैं कि ये जो वेलोसिटी है ये एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम है। भाई किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम जब हमने उस सिस्टम को ऑब्जर्व किया एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, तो हमें क्या मिला कि जो पार्टिकल A है इसकी वेलोसिटी है वेक्टर v1 और जो पार्टिकल B है इसकी वेलोसिटी है वेक्टर v2 एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम। अब हमें स्टूडेंट्स पता है कि जो वेक्टर v1 है वो क्या होगा, वेक्टर v1 होगा d वेक्टर r1 by dt, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सिमिलरली वेक्टर v2 क्या होगा, वेक्टर v2 होगा d वेक्टर r2 by dt। तो वेक्टर v1 d वेक्टर r1 by dt, वेक्टर v2 क्या होगा d वेक्टर r2 by dt। अब स्टूडेंट्स हम सपोज करते हैं लेट कि हमने जो पार्टिकल A है इसके ऊपर बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया वेक्टर F1, और ये जो पार्टिकल है B इसके ऊपर भी हमने एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया वेक्टर F2। हमने क्या किया, जो पार्टिकल A है इसके ऊपर भी एक्सटर्नली बाहर से हमने एक फोर्स अप्लाई किया वेक्टर F1, और जो पार्टिकल B है हमने इस पार्टिकल के ऊपर भी एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया वेक्टर F2। तो हमने ये मान लिया लेट वेक्टर F1 हम लिखेंगे द एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल हैविंग मास m1 एंड वेक्टर F2 हम लिखेंगे द फोर्स अप्लाइड ऑन द पार्टिकल हैविंग मास m2। अब स्टूडेंट्स जब हम इन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये दोनों पार्टिकल्स जब एक दूसरे से कोलाइड करेंगे, क्योंकि हमारा ये एक सिस्टम है दो पार्टिकल्स का, तो ये दोनों पार्टिकल्स भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे। एंड वी नो दैट लेट वेक्टर F12 बी द फोर्स ऑन पार्टिकल A ड्यू टू पार्टिकल B। पहले वो आएगा जिसके ऊपर फोर्स लगेगा, बाद में आएगा जो फोर्स लगाएगा। तो वेक्टर F12 इसे हम रीड करेंगे लेट वेक्टर F12 बी द फोर्स ऑन पार्टिकल A ड्यू टू पार्टिकल B एंड वेक्टर F21 बी द फोर्स ऑन पार्टिकल B ड्यू टू A। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना, हमने बाहर से दोनों पार्टिकल्स के ऊपर वेक्टर F1 एंड वेक्टर F2 दो फोर्स एक्सर्ट किए हैं, वो दो एक्सटर्नल फोर्सेज हैं। बट हमें पता है कि सिस्टम के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के ऊपर इंटरनल फोर्स एक्सर्ट करते हैं। तो हमने मान लिया कि वेक्टर F12 दिस इज द इंटरनल फोर्स ऑन पार्टिकल A ड्यू टू पार्टिकल B एंड दिस इज द इंटरनल फोर्स ऑन पार्टिकल B ड्यू टू पार्टिकल A। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे अब बात आती है मोमेंटम की। अगर मैं बात करता हूँ पार्टिकल A की, क्योंकि पार्टिकल A के ऊपर दो फोर्स काम कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एक फोर्स वो है जो हमने अप्लाई किया है वेक्टर F1, दूसरा फोर्स है इसके ऊपर इस पार्टिकल पे
जो पार्टिकल बी ने अप्लाई किया है, तो जो पार्टिकल ए है इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना काम कर रहा है, इसके ऊपर जो टोटल फोर्स काम कर रहा है पार्टिकल ए, तो टोटल फोर्स ऑन पार्टिकल ए वो है वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F12। ये टोटल फोर्स है जो पार्टिकल ए के ऊपर काम करेगा। ये एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाया है और ये इंटरनल फोर्स जो पार्टिकल बी ने लगाया है। ये टोटल फोर्स अब किस पार्टिकल के ऊपर लगा हुआ है, ये पार्टिकल ए के ऊपर लगा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, इनिशियली एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम मेरे पार्टिकल ए की वेलोसिटी कितनी थी, वेक्टर v1, मेरे पार्टिकल का मास कितना है m1, तो उस टाइम मेरे पार्टिकल का मोमेंटम कितना था। तो हम पार्टिकल ए का मोमेंटम फाइंड आउट करेंगे। द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए इज गिवन बाय, मैं रब करके यही लिख रहा हूं स्टूडेंट्स, द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए। तो मोमेंटम क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी। m1 इसका मास है, या आप इसको लिख सकते हो द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल ए इज गिवन बाय वेक्टर p1, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स, m1 वेक्टर v1। तो जो पार्टिकल ए है मेरा उसका मोमेंटम हो जाएगा वेक्टर p1 इक्वल टू m1 वेक्टर v1। सिमिलरली द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल b, तो b पार्टिकल का मोमेंटम क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, वेक्टर p2 इक्वल टू m2 वेक्टर v2। यानी कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम जब मेरे पार्टिकल्स की वेलोसिटी वेक्टर v1 और वेक्टर v2 थी, तो उस टाइम मेरे पार्टिकल्स का मोमेंटम कितना था, m1 वेक्टर v1 m2 वेक्टर v2। ये इनिशियल हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इनिशियली जब हमने एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम उन पार्टिकल्स को देखा तो इतना उन दोनों का मोमेंटम था। उसके बाद हमने सिस्टम के ऊपर, हमने पार्टिकल्स के ऊपर लगा दिया फोर्स। जब हमने पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लगाया तो उन पार्टिकल्स ने भी एक दूसरे के ऊपर इंटरनल फोर्स एक्सर्ट किया। अब जब हम किसी पार्टिकल के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन उसके मोमेंटम के अंदर चेंज आएगा, एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी कि इसके मोमेंटम के अंदर जिस रेट से चेंज आएगा वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो स्टूडेंट्स, हमने बात की है पार्टिकल ए की। अभी हम शुरू में पार्टिकल ए की बात करेंगे। हमने पार्टिकल ए के ऊपर नेट फोर्स कितना एक्सर्ट किया था, पार्टिकल ए के ऊपर अभी हमने डिस्कस किया नेट फोर्स कितना लगा हुआ है। नेट फोर्स ऑन पार्टिकल ए वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F12, ये नेट फोर्स पार्टिकल ए के ऊपर लगा हुआ है। और पार्टिकल ए का मोमेंटम कितना है, वेक्टर m1 वेक्टर v1। तो स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, स्टूडेंट्स अब न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। अब स्टूडेंट्स, मैं बात कर रहा हूं पार्टिकल ए की, तो मैं देखूंगा कि ए के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है और किस रेट से ए का मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो हमारे पास इक्वेशन आएगी वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F12 इक्वल टू d बाई dt ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम m1 वेक्टर v1। इक्वेशन नंबर 1। स्टूडेंट्स, हम इस इक्वेशन को याद रखेंगे दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। यानी कि टोटल इतना फोर्स मैंने पार्टिकल ए के ऊपर लगाया और उसके मोमेंटम में इस रेट से चेंज आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, अब हमारे पास अगर हम बात करें पार्टिकल बी की, तो पार्टिकल बी के लिए हम सेम क्या लिखेंगे, पार्टिकल बी के ऊपर हमने कितना फोर्स एक्सर्ट किया, वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F21। ये टोटल फोर्स है जो पार्टिकल बी के ऊपर लगा हुआ है और ये इसके इक्वल होगा d बाई dt ऑफ m2 वेक्टर v2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। तो ये पार्टिकल ए के लिए इक्वेशन आई, ये पार्टिकल बी के लिए इक्वेशन आई। ऑन एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी गेट एडिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2
टू वी गेट, स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद हमें क्या मिलेगा, ऐड कीजिए वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F12 प्लस वेक्टर F2 प्लस वेक्टर F21 इक्वल टू हमारे पास आया d बाई डी टी ऑफ M1 वेक्टर V1 प्लस d बाई डी टी ऑफ M2 वेक्टर V2। तो स्टूडेंट्स दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगी, राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड ऐड होगी, बट अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहती है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन के लिए इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। सो न्यूटन्स थर्ड लॉ का जब हम यूज करेंगे स्टूडेंट्स, मैं इन्हें रब कर रहा हूं स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या आएगा, वेक्टर F12 इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस वेक्टर F21। ये आपकी इक्वेशन है थर्ड। तो स्टूडेंट्स वेक्टर F12 माइनस वेक्टर F21 के इक्वल होता है। जब हम इसको इन वैल्यूज को इक्वेशन नंबर थर्ड में लिखेंगे तो इक्वेशन थर्ड बिकम्स, देयरफॉर इक्वेशन थर्ड बिकम्स, अब इक्वेशन थर्ड क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, F12 और F21 आपस में कैंसिल हो जाएंगे एंड एट द लास्ट हमारे पास क्या बचेगा, वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2, यानी कि जो टोटल एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया है सिस्टम के ऊपर, दैट इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ M1 वेक्टर V1 प्लस M2 वेक्टर V2। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स यहां तक आप नोट डाउन कीजिए। हो गया नोट डाउन। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमने टोटल कितना फोर्स एक्सर्ट किया, हमने टोटल फोर्स एक्सर्ट किया, ये फोर्स एक्सटर्नल फोर्स हमने पार्टिकल ए के ऊपर लगाया था, ये एक्सटर्नल फोर्स हमने पार्टिकल बी के ऊपर लगाया था। तो लेट अस सपोज कि वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 इज इक्वल टू वेक्टर F, मींस द टोटल फोर्स, टोटल एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम। भाई बाहर से सिस्टम के ऊपर कितना फोर्स काम कर रहा है, अगर वो है वेक्टर F, तो इक्वेशन 4 बिकम्स, स्टूडेंट्स हमारी जो इक्वेशन नंबर 4 है वो हो जाएगी, देखिए ध्यान से, इक्वेशन नंबर 4 क्या होगी, वेक्टर F, मैंने भी बताया वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 इज इक्वल टू वेक्टर F। वेक्टर F इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम, ये नेट एक्सटर्नल फोर्स है जो सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, दैट इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ, अब स्टूडेंट्स M1, मैं वेक्टर V1 को क्या लिख सकता हूं, मैं वेक्टर V1 को लिख सकता हूं d बाई डी वेक्टर R1 बाई डी टी। ओके स्टूडेंट्स, वेक्टर V1 की वैल्यू d वेक्टर R1 बाई डी टी प्लस यहाँ पे M2, और वेक्टर V2 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, d वेक्टर R2 बाई डी टी। हमें पता है M1 d वेक्टर R1 बाई डी टी प्लस M2 d वेक्टर R2 बाई डी टी, d बाई डी टी एंड d बाई डी टी यहाँ से आया स्टूडेंट्स, एंड वी गेट वेक्टर F इक्वल टू d स्क्वायर बाई डी टी का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये dt का होल स्क्वायर है और हमारे पास अंदर क्या रहा, M1 वेक्टर R1 प्लस M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2, ये हमारे पास इस इक्वेशन से आया स्टूडेंट्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, वेक्टर F इक्वल टू डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर M1 वेक्टर R1 प्लस M2 वेक्टर R2। स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को M1 प्लस M2 से
न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? m1 प्लस m2 से। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हम लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन नंबर 5 विद m1 प्लस m2। हमने क्या किया? मल्टीप्लाई भी m1 प्लस m2 से करेंगे और डिवाइड भी m1 प्लस m2 से करेंगे, और हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? हमारी इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स, हमने इक्वेशन नंबर 5 को m1 प्लस m2 से ही मल्टीप्लाई किया, m1 प्लस m2 से ही डिवाइड किया, तो इक्वेशन हमारे पास आई वेक्टर f1 इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। तो स्टूडेंट्स हमने क्या किया? m1 प्लस m2 से मल्टीप्लाई किया, m1 प्लस m2 से इक्वेशन को डिवाइड किया, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 6। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब स्टूडेंट्स हमने बात की थी कि अगर C इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है और मैं ये जो मैंने टोटल फोर्स दोनों पार्टिकल्स पे अलग अलग लगाया था। पार्टिकल A पे मैंने फोर्स लगाया था F1, पार्टिकल B पे मैंने फोर्स लगाया था F2, तो बाहर से मैंने नेट फोर्स लगाया था F। अब स्टूडेंट्स अगर हम सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट पे आते हैं, तो अगर मैं पूरा का पूरा फोर्स इन दो पॉइंट्स पर लगाने की बजाय इस अकेले सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगा दूं, यानी कि नेट फोर्स F अगर मैं इस अकेले सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगाऊंगा तो पूरी बॉडी एक सिंगल सिस्टम की तरह मूव करेगी, दोनों पार्टिकल्स सेम वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो स्टूडेंट्स बात है कि जो टोटल फोर्स जब मैं इस सेंटर ऑफ मास के ऊपर अप्लाई करूंगा, तो हमें पता है अगर मैं किसी बॉडी के ऊपर, किसी मास के ऊपर फोर्स अप्लाई करूंगा तो वो एक्सेलरेट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, एंड अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन अगेन F इक्वल टू ma, जो इस पॉइंट का मास है टोटल, क्योंकि इस पॉइंट का टोटल मास कितना होगा? जितना मेरा सिस्टम का टोटल मास है, इनटू A मींस इस पॉइंट के अंदर कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, जितनी पूरे सिस्टम के अंदर प्रोड्यूस होगी। तो ये याद रखना स्टूडेंट्स, इफ लेट A be the acceleration produced in the center of mass C having position vector r on applying the force vector F, then we can write vector F equal to m1 plus m2, क्योंकि टोटल मास सिस्टम का होगा m1 प्लस m2 इंटू A ma, m1 प्लस m2 इंटू A। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन कहते हैं कि फोर्स लगाओगे, फोर्स किसके इक्वल होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन पे। अब एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है स्टूडेंट्स? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आप इसको बोल सकते हो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी या डबल सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो आप इसकी जगह लिख सकते हो वेक्टर A, और ये आएगा आपके पास m1 प्लस m2, वेक्टर A की जगह मैं लिखूंगा d स्क्वायर वेक्टर r बाई dt स्क्वायर, क्योंकि जो एक्सेलरेशन होता है वो डबल डेरिवेटिव होता है डिस्प्लेसमेंट का, ये हमें याद है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास दिस इज इक्वेशन नंबर 7। इक्वेशन नंबर 6 भी वेक्टर F के लिए है, इक्वेशन नंबर 7 भी वेक्टर F के लिए है। लेफ्ट हैंड साइड दोनों की सेम है तो राइट हैंड साइड भी दोनों की सेम होंगी। जब हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन नंबर 6 और 7 का, हम क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 6 एंड 7 वी गेट, हम जब दोनों इक्वेशंस का कंपेयर करेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा? दोनों इक्वेशंस का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो f के इक्वल हो गया m1 प्लस m2 के इक्वल है, डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर के इक्वल हो गया। इसका मतलब ये जो टर्म है ये पूरी की पूरी किसके इक्वल होगी? वेक्टर r के। सो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 6 and 7 वी गेट वेक्टर r इज इक्वल टू
m वेक्टर r1 प्लस m वेक्टर r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम। ये मुझे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बताता है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा, उसकी कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन। वेक्टर r इक्वल टू m1 वेक्टर r1 प्लस m2 वेक्टर r2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। स्टूडेंट्स, इसे एक बार नोट डाउन कीजिए।